वन यू के पेज के रूप हाँ। से। जय उत्तराखंड साथियों, मैं अजय बेस्ट वन यू के टीम से, और आज हमारे साथ हैं डीपीएमआई के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बच्छेट्टी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन यू के टीम की लाइव चर्चा में। और यशोदा मैम यूके टाइम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर शनिवार को रात 9 बजे एक प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी लेके आए, ताकि अपने उत्तराखंड के लोगों को हम सशक्त कर सकें। जानकारी के अभाव से कई मुश्किलें आती हैं जीवन में, लेकिन अगर हमारे पास वो जानकारी रहती है तो काफी हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की लाइव चर्चा। जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पैरामेडिकल बेसिकली एरिया है, उसमें हम किस प्रकार से अपने उत्तराखंड में हम उन सुविधाओं का उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है जो भी इस समय जुड़े हुए हैं। जय उत्तराखंड सभी साथियों को। यशोदा मैम, मैं आपसे विनती करूंगा, कृपया आप स्टार्ट करें। एक छोटा सा सर, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। यशोदा मैम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप, फिर सर अपना इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे आप इंट्रोडक्शन के कोई मोहताज नहीं है सर। आपको हमारा राज्य क्या, उत्तराखंड के लोग ही क्या, बाहर के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं आपके क्षेत्र में। और आपसे जब से हम जुड़े हैं, आप हमारे लिए बेसिकली एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। काफी समय आपके साथ रेगुलर, जब हमने उत्तराखंड एकता मंच का इतना बड़ा आंदोलन किया था, उस समय से आपके करीब उस समय पहुंचे। जानकारी पहले थी, लेकिन तब से जानते हैं कि आप किस किस तरीके से हर समय हर क्षेत्र में आप अपने समाज में अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो यशोदा मैम, कृपया प्लीज आप प्रोसीड कीजिए। जय उत्तराखंड। जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वन यूके टीम का मैं फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने फिर एक बार मुझे अपने पेज पर लाइव आने का मौका दिया है। और जैसा कि अजय जी बता ही चुके हैं कि हर शनिवार हमारा एक विषय पर, रोजगार या पलायन या किसी न किसी पर जानकारी का हमारा एक विषय रहता है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज मेरे साथ इसी तरह से ही हमारा आज का जो विषय है वो है उत्तराखंड में जो नौजवान और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य या शिक्षा पर रोजगार की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और मैं यशोदा जोशी, और मेरे साथ आज हैं दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बच्छेट्टी जी। तो नमस्कार डॉक्टर विनोद जी। नमस्कार। आपके बारे में तो हाँ जी, सब बढ़िया। और जैसा कि आपके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा आप अपना परिचय के साथ अपना इंट्रो दें, और उसके बाद हम अपनी चर्चा आगे करते हैं। सबसे पहले तो वन यूके टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे आज ये चर्चा रखी है और मुझे आपने जोड़ा। उसके लिए अजय बेस्ट जी, यशोदा जी, आपका और दिनेश जी, सभी साथियों का, उनका सब बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जिस विषय पे चर्चा रखी है कि जो वहाँ का युवा है उसको भविष्य में उसको क्या करना चाहिए, है ना, और उत्तराखंड में आखिर जो हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जो है मतलब उनको जो चीज़ें हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें वहाँ का युवा क्या कर सकता है, या जो वहाँ के प्रवासी लोग हैं जो आज देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं या विश्व के किसी भी अलग देश में रह रहे हों, उन सब की चिंता है कि भाई हम दुनिया में कहीं भी पहुंचे, कितनी भी उन्नति करें, तो कहीं ना कहीं उनका ये होता है कि भाई जो हमारी जन्मभूमि है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो सब उसके लिए आज ये चर्चा है। मेरे बारे में तो अजय जी आपने बताया, है ना। मैं बेसिकली उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से हूँ, और हम लोगों का जो मेरा गांव है वो, उसका नाम कांडा पट्टी सिद्धूंशु है, और पौड़ी मेन पौड़ी से 12 किलोमीटर जब हम देवप्रयाग की तरफ जाते हैं वहाँ मेरा अपना गाँव है। जब मैं मात्र 8 साल का था तो मेरे पिताजी भारत सरकार में
जॉब करते थे। तो उस टाइम आज से करीबन मुझे उम्मीद है कि 42 साल पहले हम लोग दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आकर के हम लोगों ने यही हमारी शिक्षा हुई। उसके बाद हमने 24 साल पहले DPMI जो अपना संस्थान है, जो पैरामेडिकल के फील्ड में पिछले 24 साल से काम कर रहा है, तो उसकी हमने शुरुआत करी। आज हम लोग 24 साल हो गए, और इस 24 साल में पूरे हम लोग आज करीबन 18 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं देश के, और करीबन 70,000 से ज़्यादा बच्चे इस हमारे संस्थानों से पास आउट होके देश और दुनिया में काम कर रहे हैं। और अभी जो एक काल से कोरोना चल रहा है, इसमें देश का कोई भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल्स नहीं है, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पे DPMI का स्टूडेंट लैब, एक्सरे, OT, नर्सिंग असिस्टेंट और अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। तो यह है कि कहीं ना कहीं हम दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए, तो लेकिन कहीं हम अपने पहाड़ के नाते जब भी कोई उत्तराखंड की बात आती है तो हमारे कान भी खड़ा हो जाता है और दिल में होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। विनोद जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि पलायन या रोजगार के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो उठाने बहुत जरूरी हैं, और इसका उदाहरण आप हैं कि आप ये कदम या जो है हमारे नौजवानों के लिए काफी बखूबी उठा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी लाइफ इतनी बिजी है, आपके कई इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, आपका खुद का भी एक चैनल है, तो इतनी बिजी लाइफ के बाद आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअली 24 साल हम लोगों को हो गया अपने संस्थान को चलाते हुए, और इस 24 साल में बहुत सारे तजुर्बे है, हमारी पूरी टीम है। मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। हमारे पास जैसे एकेडमिक है, एडमिन है, मार्केटिंग है, प्रमोशन है, और अलग अलग पूरी टीम काम करती है। और उसमें यह है कि समय 24 घंटे के समय में से कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे अपने काम के साथ साथ में एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। और उसमें अगर वो उनको सबको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, क्योंकि लाइफ को बैलेंस बनाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा समय सब जगह देना होगा। अगर आप पूरे दिन काम धंधे में लगे रहेंगे या पूरे दिन, तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो मुझे लगता है, मेरा अपना तजुर्बा है कि आप दिन में अगर 24 पूरे हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में परिवार, अपने व्यक्ति, अपने परिवार, अपने काम, उसके बाद सामाजिक जीवन में देना चाहिए। और हम लोग एक टाइम पीरियड होता है, स्ट्रगल का हर एक समय होता है, हम सब लोग काम करते हैं। तो जो मुझे लगता है कि अपने स्ट्रगल का जो समय होना चाहिए वो 10 से 15 या 20 साल होना चाहिए। 20 साल के बाद फिर व्यक्ति को अपना सामाजिक जीवन में थोड़ा थोड़ा सहयोग करना चाहिए। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विनोद जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि जो पैरामेडिकल के क्षेत्र में उत्तराखंड में ही किन जगहों पर नौकरी के जो है वो अवसर हो सकते हैं? देखिए, पैरामेडिकल ऐसा होता है कि देखिए, जैसे मेडिकल और पैरामेडिकल, जैसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री। मिलिट्री में तो हम जानते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब जानते हैं मिलिट्री ये है। लेकिन पैरामिलिट्री में जितनी भी जो CSF, BSF, जितनी स्टेट की पुलिस होती है, जैसे UP पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, तो ये पैरामिलिट्री में आती है। तो उसी तरह पैरामेडिकल में, क्योंकि मेडिकल को सब लोग जानते हैं, पैरामेडिकल को बहुत कम लोग हैं जो पैरामेडिकल को जानते हैं। उनको लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी व्हाइट कोट पहना हुआ है या डॉक्टर है, नर्स है, नहीं, उसके साथ में पैरामेडिकल में जितने भी टेक्निकल स्टाफ होता है, देखिए, जो आप ब्लड टेस्ट करता है, जैसे हम लोग डेंगू की जांच होती है या थायराइड की कोई भी टेस्टिंग होती है, शुगर की जांच होती है, वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन करते हैं। इसी तरह जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ होता है, तो वो जो एक्सरे खींचते हैं उनको हम लोग रेडियोलॉजिस्ट, उसको एक्सरे टेक्नीशियन हम लोग कहते हैं। उसी तरह जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो उनके साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको हम OT टेक्नीशियन कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो ये इन कोर्सेज में उत्तराखंड में बहुत डिमांड है, और मतलब इसकी बहुत सारे डिमांड है, बहुत सारे संस्थान वहाँ काम भी कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के हैं, भारत सरकार के हैं, और बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी वहाँ काम कर रहे हैं। शायद यही आपका क्वेश्चन था, मैं भटका तो नहीं? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप कैसे भटक सकते हैं। और अगला मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूंगी कि इस कोर्स को अगर हमारे नौजवान या बच्चे करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता है?
देखिए, इसके लिए बेसिकली सारे कोर्सेज के लिए 10+2 विद साइंस होता है इसके लिए। और ये सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा भी है और डिग्रीज भी है। जी अजय जी, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी जी हेलो। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि जी मैम बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि इस कोर्स में 10+2 विद साइंस चाहिए, क्या क्या उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कुछ मतलब अलग से कोई कोर्स अलग से करना पड़े, वो भी क्या इस ईयर में जा सकते हैं? नहीं, कुछ 6 मंथ के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, 1 साल के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो डिमांड होती है मार्केट में, जैसे मार्केट मीन्स मतलब हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर में जो डिमांड होती है वो 2 इयर्स की और डिग्रीज की होती है। तो जो 6 मंथ या 1 ईयर का सर्टिफिकेट होता है वो एज ए सपोर्टिंग स्टाफ तो रह सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि जो कॉमर्स और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उसके भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। सेपरेट कोर्सेज हैं उनके भी। बहुत अच्छी इसमें जानकारी सर आपने, मतलब ये उन लोगों के लिए है जैसे हमारे उत्तराखंड में, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ 12th जब मैंने की थी, लेकिन जब हमने वहां से पास आउट किया तो हमारे दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं था कि अगर मुझे आज मेरी फैमिली की स्थिति ऐसी है कि मुझे जॉब करना पड़े तो मैं जल्दी से जल्दी किस क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य, हमें तो एक ही समझ आता है कि एमबीबीएस करो, जिसके मतलब आप ये जानिए कि उसके कोर्सेज कितना महंगा है, कितना समय पे लगेगा और फिर मेरे बस का होगा नहीं होगा, तो ये सारे सवाल होते हैं। लेकिन हमारे पास, हमारे नौजवानों के लिए उत्तराखंड में 12th पास करके एक आपके पास ऑप्शन है कि स्वास्थ्य सुविधाओं या इस क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हैं और छोटे से लेके बड़े स्तर तक भी आप जा सकते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस संबंधित जानकारी के लिए। एक सवाल सर इससे संबंधित ये है कि पैरामेडिकल के उत्तराखंड में पैरामेडिकल के कहाँ किन जगहों पे कॉलेजेस हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल। देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट और उत्तराखंड सरकार के है या सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इसमें हम लोगों का जो हल्द्वानी में सुशीला तिवारी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे, है ना। दिल्ली और देहरादून में हम लोगों हिमालयन इंस्टीट्यूट है और जॉली ग्रांट है। तो इस तरह से मतलब सरकार के, जो उत्तराखंड सरकार के भी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, देहरादून में है, हल्द्वानी में है, रानीखेत में है। तो बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी है और उत्तराखंड सरकार के भी हैं जहाँ ये पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। और टाइम पे अगर जैसे अब देखिए 12th का रिजल्ट आ गया है तो सभी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी उन लोगों ने अपने एडमिशंस ओपन कर दिए हैं। जी सर। सर आगे मेरा क्वेश्चन होगा कि विनोद जी, आगे मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जैसे कि सभी जानते हैं उत्तराखंड में कई सुविधाओं का अभाव है और मेन जो है हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य का जो वो अभाव है वो काफी ज्यादा है। तो आप इन सुविधाओं का जो अभाव है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभाव ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। सरकारों ने जो पीछे काम हुआ है, आप देखें कि तहसील लेवल पर भी हॉस्पिटल्स है, लेकिन वहाँ ये दिक्कत है कि जो स्टाफ की दिक्कत है। डॉक्टर है लेकिन नर्सेज नहीं है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। तो दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे अगर जो नर्सेज, मान लीजिए प्लेन्स उत्तराखंड में, मान लीजिए हम लोगों का नैनीताल की बात करें या ऊपर और अंदर हम लोग पिथौरागढ़ साइड की जाएं, तो जो देहरादून का डॉक्टर्स है या टेक्नीशियंस है वो कोशिश करेगा कि मैं देहरादून में मेरी जॉब लग जाए या हरिद्वार में मेरी जॉब लग जाए या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में लग जाए। वो पिथौरागढ़, चंपावत या इधर चमोली इधर नहीं जाएगा। तो हॉस्पिटल्स है, सारी सुविधाएं हैं सरकारों के माध्यम से, लेकिन हम लोगों को क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चमोली में कोई छोटा हॉस्पिटल्स है, कोई मान लीजिए 10 बेड का हॉस्पिटल है, तो हम चमोली के आसपास के ही बच्चों को पैरामेडिकल के एजुकेशन दें, नर्सिंग के एजुकेशन दें, फार्मा के एजुकेशन दें, ताकि वहाँ फार्मासिस्ट
जो केमिस्ट शॉप पे काम करते हैं वहाँ तैयार हो, नर्सेज वहाँ तैयार हो, और जो टेक्नीशियंस पैरामेडिकल के तैयार हो। तो इससे क्या होगा यशोदा जी कि जो चमोली का बच्चा अगर चमोली में होगा तो वो वहाँ की मेन दिक्कत क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को वहाँ के बच्चा जानता है कि वहाँ ठंड कब पड़ती है, ठंड में हमें क्या करना चाहिए, गर्मी में क्या पड़ती है। मान लीजिए घर से ऊपर पहाड़ी पे चढ़ाई पे हॉस्पिटल है तो रोज चढ़ना उतरना। अगर प्लेन का आदमी जाएगा तो एक दिन, हफ्ता, 10 दिन में ही वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन डालेगा जी मेरा ट्रांसफर करो, है ना। तो दिक्कत ये हो रही है कि हॉस्पिटल्स है सरकारों के माध्यम से, ऐसा नहीं कि वहाँ, लेकिन हम लोगों को सपोर्टिंग जो स्टाफ है ना, जो मतलब वो थोड़ा सा हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा इसमें। और प्रयास हो भी रहा है, सरकारें प्रयास कर रही है, बहुत सारे संस्थान कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पे वहीं पे हम लोगों को इन बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी सर, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और आगे जैसे कि हमारी वन यूके टीम है वो काफी अच्छा कार्य कर रही है, तो अगर मैं अपने वन यूके की टीम की तरफ से उनके लिए एक क्वेश्चन करूं कि सरकार की ओर से अगर हमारी वन यूके की टीम अगर कोई सहायता मांगना चाहे तो इस क्षेत्र में वो क्या मांग कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बेसिकली मेन तो ये है कि वन यूके टीम जो संस्था है अगर सरकार से करे कि भाई वहाँ मेन है कि जो मैंने कहा कि हम लोगों को बाहर का कोई भी पर्सन उत्तराखंड में बहुत कम, क्योंकि वहां मैंने कहा ना वहाँ का खान पान हो गया, वहाँ का पहनावा हो गया, जो वहाँ की चढ़ाई ऊपर नीचे जितनी चढ़ाई है और चीजें हैं, हमें वहीं के बच्चों को ही ट्रेन करना पड़ेगा। हमारे जो जिले वाइज में हम लोगों को वहाँ जो पैरामेडिकल के इंस्टीट्यूट हो गए या नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गए या फार्मासिस्ट के इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आज हम शुरुआत करेंगे, 6 महीने बाद एक साल बाद शुरुआत होगी, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उन चीजों को, मतलब एक बच्चा 2 साल 3 साल का स्टूडेंट निकलना शुरू होंगे, और तब जाके आने वाले 5 साल में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हो रही है, जिसमें हम पलायन कहें, जिसमें हम कहें बेरोजगारी कहें, जिसमें हम कहें कि भाई इस तरह की, अभी मैं देख रहा था कि एक बच्ची लेडी कोई ध्यानी की इस तरह से पहले बच्चे की डेथ हुई, फिर स्वाति ध्यानी जी, हाँ जी, है ना। तो ऐसा कि हॉस्पिटल थे, सब कुछ थे, लेकिन जो मतलब वहाँ टेक्नीशियंस या सपोर्टिंग स्टाफ या कहीं ना कोई कमी तो हुई, तभी तो जाके वो जो बच्चे की और मदर दोनों की डेथ हो गई। तो हमें बहुत दुखद घटना, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग मतलब सरकार को एक निवेदन करें कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे, जिले वाइज लेवल पे इन चीजों की शुरुआत हम लोग करें। जी अजय जी, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? जी सर, एक्चुअली क्या है कि सवाल अपने पास और भी हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं हमारा जो एक व्यूअर है उनका सवाल लेना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सर पैरामेडिकल में होता क्या है, प्लीज थोड़ा सा सही से बता दीजिए। अब ये देखिए, मतलब थोड़ा सा जानकारी के अभाव में हमें दिक्कत होती है, कृपया इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि हम किस दिशा में और किस लेवल पे हम बात करना चाहिए। देखिए पैरामेडिकल बेसिकली क्या है कि मेडिकल और पैरामेडिकल, जैसे मैंने कहा मिलिट्री पैरामिलिट्री है ना, तो जो पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है वो डॉक्टर के सपोर्टिंग स्टाफ होता है, मतलब डॉक्टर को सहयोग करने वाला स्टाफ होता है। जैसे किसी पेशेंट को बुखार आया, वो डॉक्टर के पास चला गया कि मुझे पिछले 3 दिन से मुझे बुखार है, तो डॉक्टर कहता है भाई ये टेस्ट करा दो, आप टीएलसी, आप ऐसा करो, आप टाइफाइड का जो टेस्ट है विडाल करा दो, आप डेंगू का टेस्ट करा दो, आप ऐसा एक कुछ हीमोग्लोबिन करा दो। उसके बाद वो लैब में जाता है, जो लैब में जो टेस्ट करते हैं, जो टेक्नीशियन कहते हैं उनको पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं। वो पैरामेडिकल स्टाफ उस टेस्ट को करके फिर रिपोर्ट डॉक्टर्स को भेजते हैं। फिर डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि भाई कि इनको क्या टाइफाइड है, डेंगू है या वायरल फीवर है ना, उसी हिसाब से। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब होता है बैकबोन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देखिए हेल्थ सर्विसेज की जो बैकबोन होता है पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर। तो ये जितना भी टेक्निकल स्टाफ होता है, जो भी, चाहे लैब हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल जो कोर्सेज है ये पैरामेडिकल में आते हैं, और ये 12th के साइंस साइड के बाद ये कोर्सेज होते हैं। जी अजय जी, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूछना चाहें आप? जी मैम, बिल्कुल सर, जैसे
आप ये देखिए, अगर हम बात करते हैं नर्सेस या पैरामेडिकल स्टाफ की भी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये जाता है साउथ इंडिया या साउथ इंडियंस की एक पिक्चर चली जाती है, जो हम लेके मानते हैं कि अगर कहीं पे भी देखिए नर्सेस या फिर जो ये स्टाफ होते हैं सपोर्टिंग स्टाफ, ये मैक्सिमम केरला साइड से ही या फिर साउथ इंडियंस होते हैं। क्या हमारे उत्तराखंड में भी हम इस तरीके का कोई मतलब स्थान बना सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग इस क्षेत्र में जाएं, और उसके लिए हमें किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए एक्चुअली अजय जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप 15 साल या 20 साल पहले की बात होती है, जब आप किसी हॉस्पिटल जाते थे तो आपको नर्स जो होती थी वो केरला की मिलती थी, कोई टेक्नीशियन वो केरला का मिलता था। अब आप मान लीजिए पेशेंट को मिलने गए या पेशेंट बन के गए, तो आप जब उनसे बोलते थे वो अपनी भाषा में, कन्नड़ भाषा में या जो तेलुगु भाषा में बात करते थे, आपको समझ नहीं आता। लेकिन पिछले 15 साल में बहुत चेंज हो गया है। पिछले 15 साल में, जैसे आज से हमारे 30 साल पहले, 40 साल पहले उत्तराखंड में हर घर से एक आदमी फौज में जाता था, है ना। तो ये होता था कि उत्तराखंड जो है ये मतलब योद्धाओं की भूमि है। लेकिन पिछले 15 साल और पिछले 10 साल में बहुत चेंज हो गया। आज अगर आप पूरे देश में हॉस्पिटल्स में देखें, तो चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ में हो, उत्तराखंड के बहुत जो यंग ब्लड्स है वो ऑलरेडी इस फील्ड में आए। बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, हमारे संस्थानों से कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि मुझे लगता है कि जो मेरा मानना कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी उत्तराखंड के लोग ज्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लाइन ऐसी है कि इस लाइन में सेवा भाव और केयरिंग बहुत बड़ी चीज होती है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कल्पना करें कि जैसे उत्तराखंड का जो व्यक्ति है हमेशा मतलब उसके धारणा रही कि वो दयालु रहा है, वो हमेशा मतलब वो गलत चीज को मतलब सुन सकता है, वो हमेशा एक दूसरे का सहयोग करा। और मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है कि आपके लिए सेवा से आप सेवा की सेवा कर रहे हैं और साथ में एक सम्मान भी आपको मिल रहा है ना। और दूसरा ये फील्ड ऐसा है कि इस फील्ड में पूरे विश्व लेवल पे आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके ऊपर आप डिपेंडेबल करें। तो ऐसा नहीं कि पिछले 15 साल में चेंज हो गया। अगर आप हॉस्पिटल्स में आ जाएं तो पहले आपको सब केरला के मिलते थे, आज आपको नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारी नर्सेज आपको मिलेंगी। आपको मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, आपको नर्सेज अगर देखें तो अब आपको इधर यहाँ आसाम है ना, सिक्किम की, मणिपुर की बहुत सारी नर्सेज। तो अब उत्तराखंड साउथ मतलब नॉर्थ, ये जो अपना उत्तर भारत है, यहाँ से बहुत लोग अब तैयार हो रहे हैं और आने वाले 5 साल 10 साल में तैयार हो रहे हैं। और उत्तराखंड, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हम लोगों के लिए जो पलायन की हम बात कर रहे थे आपने बीच में, जो पलायन का आपने कहा, तो पलायन का कारण क्या है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को उनको पैरामेडिकल के अच्छे एजुकेशन दें, उनको होटल मैनेजमेंट के अच्छे एजुकेशन दें, तो उत्तराखंड में हमारे पास हेल्थ टूरिज्म नंबर 1 हो सकता है पूरे इंडिया में, क्या पूरे मतलब एशिया लेवल पे। क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म हम लोगों के लिए यहाँ पे आगे मतलब इनकम का जो सोर्स हमारे पास है वो हमारे धर्म स्थल है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोलू देवता का मंदिर है ना, मानसरोवर जो यात्रा चाइना निकलती है, हमारे कुआओं से निकलती है ना, और हरिद्वार हो गया। तो इसमें जैसे हमारे पास पर्यटन एक बहुत बड़ा जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में हम लोग हेल्थ टूरिज्म में क्या होता है कि जैसे आप बेंगलोर चले जाएं या आप केरला चले जाएं, तो वहां पे आपको इनका पैकेज बनता है, भाई आपका 15 दिन का पैकेज है या आपका 1 महीने का पैकेज है। उस 1 महीने में क्या होता है या 15 दिन में क्या होता है, वो आपका मोबाइल सब कुछ रख देंगे और आपको न्यूज़पेपर मतलब पूरा अलग करके आपको सुबेरे का बन जाता है। भाई आपको सुबेरे 5 बजे आपको उठना है, 5 से लेके आपको 6 बजे तक योगा करना है, 6 बजे से फिर आपको वहाँ दौड़ लगानी है, फिर आपका मतलब मेडिटेशन, अलग अलग पूरा शेड्यूल, फिर ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं उनकी, फिर वो लोग घुमाने वहां आपको ले जाते हैं। तो पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में से कम से कम 12-14 घंटे वो करीब 15 दिन कंटिन्यू। और जब आप 15 दिन बाद वहां से आप निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होके एक नई ऊर्जा के साथ आप निकलते हैं। तो उत्तराखंड तो हम लोगों को हिमालय हमारा है ना, हम लोग हिमालय पे हम लोग हैं। तो जो भी मतलब सुन रहे हैं सब चीजें हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, मैं कहूंगा कि उत्तराखंड में हम लोग हेल्थ टूरिज्म पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। हेल्थ टूरिज्म आने वाले टाइम के लिए, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद के लिए हेल्थ टूरिज्म उत्तराखंड में बहुत आगे बढ़ेगा और लोग अब काम करना शुरू कर दिया है। जी सर, जैसे कि सभी जानते हैं कि कोई भी काम की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसमें कई कठिनाइयां या मुश्किलें तो आती हैं।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में अगर पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाने की अगर जहां हम बात करें तो किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना हमें करना पड़ सकता है, इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, देखिए, समस्या मेन तो यह है कि कोई भी इनोवेशंस होती है वो आपकी बेसिकली आपको उसके लिए एक जगह की जरूरत होती है, फंड की जरूरत, फंड पैसा तो होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, नंबर एक वो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए जो लेबोरेटरीज है, क्लासरूम्स है ना, पूरा आपको एक फैकल्टी से लेके हो गया, फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल से है, उन चीजों के लिए ये चीजें हैं। अगर आपके पास लैंड है, सरकार उत्तराखंड गवर्नमेंट तो बहुत, मैं कहता हूँ कि हिल्स के लिए, पहाड़ों के लिए, तो चाहे वो आप इंडस्ट्री डेवलप करें, चाहे वो आप स्कूल डेवलप करें, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप करें, आपके प्लेन्स में और पहाड़ों में सरकार ने बहुत सारी रियायत दे दी है। जैसे आप कोई भी इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं या कोई भी बड़ा कॉलेज शुरू करते हैं, तो पहाड़ में मान लीजिए आपको 10,000 स्क्वायर मीटर की जरूरत है, ये मैं कहता हूँ 5 एकड़ लैंड की जरूरत है, तो पहाड़ों में वो 1 एकड़ में आपका उछल जाता है, और 1 एकड़ भी आपको एक साथ नहीं चाहिए। अगर वो थोड़ी जगह आपने यहाँ ले ली, थोड़ी आगे ले ली, तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके पास जगह है तो वो सरकार उसको अप्रूव कर देती है। तो अगर मैं इसलिए कहूंगा कि हमें करना चाहिए, हम लोग जो लोग दिल्ली में है, देश में है, या पूरे विश्व में कहीं भी हैं, उनको लगता है कि हम लोग पहाड़ में कुछ भी कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी उद्योग को वहां कर रहे हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी उसमें, तो वो अगर पहाड़ में करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और ये देखिए, अभी कोरोना में पिछले करीबन 90-100 दिन में पॉपुलर करीबन 7-8 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड चले गए। इस टाइम वहां पे तो इतनी स्किल लोग पहुंच गए हैं, जैसे आप होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, कुक से लेके बहुत सारे लोग हैं वहाँ, ड्राइवर से लगा लीजिए, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, और बहुत अच्छे मैं देखता था अभी ये एक उत्तर रुद्रप्रयाग में एक गांव में कुछ अच्छे लड़के वहां गए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो, तो उन्होंने अपने गांव के आसपास के बहुत सारी दीवारों में बहुत अच्छी पेंटिंग कर दी, बहुत अच्छे। अभी कुछ अखबारों में भी वहां आया, एक अरखुंड गांव है, उस गांव के अगर आपने सुना है, तो बहुत सारे हमारे पास जैसे वहां पे टेक्नीशियन चले गए हैं, है ना, हर फील्ड के लोग हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार इन सब लोगों का डाटा इकट्ठा करे कि किस फील्ड के कितने लोग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वहां पे करीबन 30 लाख लोग आ गए, तो उस 30 लाख लोगों को प्रॉपर एक डाटा बनाया कि प्लम्बर कितने हैं, इलेक्ट्रिशियन कितने हैं, एसी मैकेनिक कितने हैं, ड्राइवर कितने हैं, कुक कितने हैं, इसमें इंजीनियर्स कितने हैं, ये कौन किस सिविल इंजीनियर के, अलग अलग तरह के उन्होंने डाटा तैयार कर दिया है, और उन लोगों को लेकर के वो एक नई चीज शुरू करी। तो स्किल इस तरह से, मतलब क्वालिफाइड लोग, स्किल लोग पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड में हमारे पास वापस आ गए हैं। तो हमें अब उन लोगों को जोड़ करके छोटा छोटा हम प्रयास शुरू करके अगर हम करते हैं, वो लोग वहां रुके और रुक करके उनको हम लोग रोजगार दें, उनके हम मौके दें, तो एक पहाड़ फिर बहुत अच्छा ऐसा मौका है। कोरोना के कारण बहुत सारा नुकसान तो हो ही रहा है, सब कुछ अर्थव्यवस्था चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है कि एक बदलाव हम कर सकते हैं इसमें। जी, और पैरामेडिकल अगर कोर्स की बात की जाए तो जी अजय जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी सर, मैं आपसे आगे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर हम या हमारे जो नौजवान हैं वो पैरामेडिकल कोर्स कर ले और उसके उपरांत किन क्षेत्रों में वो कार्य करने जा सकते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दें आप। देखिए, जो पैरामेडिकल जो भी बच्चे पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हैं उनके लिए नंबर 1 तो है हॉस्पिटल्स है हमारे पास, नर्सिंग होम है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, लैब है, क्लिनिक्स है, रिसर्च सेंटर्स है ना। तो यहाँ बहुत सारे संभावनाएं उनके लिए होता है, पूरा उत्तराखंड है, देश है, दुनिया है ना। तो वो तो जैसे जैसे उनका तजुर्बा बढ़ता है, उनकी मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर। हाँ जी अजय जी, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल, मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत है मैम। जी आप बोलिए। सर, जैसे डीपीआई में का दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके के कॉलेजेस हैं, क्या आपने कुछ इस तरीके का फ्यूचर प्लान है कि हम उत्तराखंड में भी जाकर उस लेवल पे बड़े कॉलेजेस हम वहाँ पे भी स्टेब्लिश करें, ताकि उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और संभावनाएं मिले और इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख सके।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अजय जी, क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, हम दिन भर काम करते हैं और पूरा दिन हम लोग कभी कहीं होते हैं, और शाम को हम लोग चाहे कहीं भी रुक जाएं, हम किसी 5 स्टार में रुक जाएं, तो 5 स्टार जी के वहां बेड पे वो नींद नहीं आती जो अपने घर के बिस्तर में आती, चाहे बिस्तर कैसा भी है। तो उसी तरह जी इंसान चाहे दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए, तो एक कहीं वो चाहता है कि भाई मैं अपने, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जो मेरी जन्मभूमि है, उसके लिए मैं कुछ करूं। तो ऐसा नहीं कि डीपीएमआई की भविष्य की प्लानिंग है, हम लोग बड़ी एक योजना के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2-3 साल में वो योजना हमारी पूरी हो जाएगी और एक बड़े लेवल पर हम लोग डीपीएमआई वहाँ एक बड़े संस्थान की योजना बना रहा है। जी सर। सर, जैसे कि सभी जानते हैं बहुत बहुत कि ग्रेटर नोएडा में आपका काफी बड़ा इंस्टीट्यूट तैयार हो रहा है, तो इस बारे में हमें जानकारी दें कि वहाँ किस किस तरीके के कोर्सेज या क्या होगा। देखिए वहाँ पे तो बेसिकली हम जो करेंगे वो सेम जो हमारा दिल्ली में सेंटर है उसी के एक, क्योंकि दिल्ली में जो हमारा सेंटर है उसकी एक बड़ी ब्रांच हम लोग ग्रेटर नोएडा में करेंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा से ज्यादा हम लोगों का है, हम लोग उत्तराखंड में, हमारा है कि हम उत्तराखंड में हमें एक मौका हमें मिले, हम वहाँ पे करें, है ना। जी तो जी उत्तराखंड में हम लोगों का है, ग्रेटर नोएडा में तो हम लोग 18 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश के 18 राज्यों में कर रहे हैं। तो उत्तराखंड ग्रेटर नोएडा से ज्यादा है, हम लोग उत्तराखंड में पहले हम लोग करने को तैयार हैं, वो भी जल्दी हो जाएगा। पैरामेडिकल का होगा, ये सारे कोर्सेज वहाँ होंगे। जी, बहुत बढ़िया सर। अजय जी, आपके व्यूवर्स के अगर कुछ क्वेश्चंस हों या आप कोई क्वेश्चन करना चाहें सर से। व्यूअर्स के नहीं, मेरे पास अभी व्यूअर्स की तरफ से इस तरीके का कोई क्वेश्चन है नहीं। पैरामेडिकल के क्षेत्र में ही था। मेरा सर एक जो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जो प्लान का है सर, प्लान एक प्रमुख समस्या है उत्तराखंड की। और जो प्रमुख मैं ये कहूँ कि रूट कॉजेज हैं, उनमें से एक स्वास्थ्य सुविधा भी है। तो हम इस चीज को किस तरीके से, चाहे पैरामेडिकल कोर्स है या फिर जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ों में खासकर, क्योंकि ये बात यह है कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ वो पहाड़ी क्षेत्र को लेकर ही हुआ था, वहां पे सुविधाएं ना पहुंचने की वजह से हुआ। जैसे अभी आपने बताया भी कि जो कॉलेजेस हैं वो हल्द्वानी में है, देहरादून में है, लेकिन पहाड़ों में किस तरीके के कॉलेजेस अभी, क्या होता है ना कि सर जहाँ जो प्लेन्स का एरिया है वहां पे तो फिर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। पहाड़ों पे चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं ले लीजिए, ये ज्यादा लोग ना होने के कारण प्राइवेट के लोग शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या नहीं जाते हैं उस क्षेत्र में। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है उत्तराखंड गवर्नमेंट को या सरकार को उस क्षेत्र में पुश करने की। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तराखंड सरकार या हम लोगों को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए ताकि उत्तराखंड के लोग जो पहाड़ों में हैं, पलायन का जो एक प्रमुख कारण रहा है ये स्वास्थ्य सुविधा, इसमें कुछ किसी हद तक हम लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। तो आपका कहने का मतलब कि उत्तराखंड में जो प्लान हुआ वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण भी प्लान हुआ। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के साथ साथ में एक अच्छी शिक्षा के लिए भी लोगों ने प्लान किया। उनको लगता है भाई कि जो प्लेन में जो स्कूल है वो बहुत अच्छे स्कूल्स है ना। तो उन स्कूलों के लिए क्या हुआ कि लोग अपना ये तो हल्द्वानी आ गए या फिर कोटद्वार आ गए, है ना, या फिर गांव से लोग अगर कोई अपने गांव छोड़ करके पौड़ी में आ गया या गांव छोड़ के मेन चमोली में आ गया या मतलब टिहरी के अंदर के गांव छोड़ के मेन चंबा में आ गया, तो वो भी पलायन है। अपना मेन घर छोड़ के रोड पे आना वो भी एक पलायन है। और स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं जैसे कमी तो मतलब ये है कि है, लेकिन इसमें बिल्कुल वही है कि अगर जब तक हम वहां के ही लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये दिक्कतें रहेंगी। क्योंकि बाहर का व्यक्ति, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई टेक्नीशियन, कोई नर्स उत्तर प्रदेश आएंगे तो वो चमोली, पिथौरागढ़ हो गया या चंपावत हो गया या बागेश्वर जैसे चीजों में वहां के
जो वहाँ का भौगोलिक स्थिति है ना, ये वहाँ का जो मौसम है, उन चीजों में लंबे समय तक नहीं होगा। तो ये सब कुछ छोटे छोटे जो मुझे लगता है कि कारणों के कारण वहाँ हेल्थ केयर, देखिए हॉस्पिटल्स है वहाँ, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल की कमी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, हॉस्पिटल सब कुछ है, लेकिन जो स्टाफ है वहाँ, डॉक्टर्स है, टेक्नीशियन है, नर्सेस है, क्या फार्मासिस्ट है, उन लोगों की कमी है। तो इसके लिए हम सबको मतलब ये चाहिए कि हम लोग जो आपका आज का जो चर्चा का विषय है कि भाई पैरामेडिकल का वाला आपने कहा, उसी तरह हम लोग डॉक्टर्स का हम लोग कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट का करें। सरकारों में इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग वहीं पे हम देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि कुछ भी सामान हमारे जो घर में सामान आता था, कोई टेलीविजन से लेके या गाड़ी से लेके, हम लोग जैसे हम लोग भाई जर्मनी से आ गया या चाइना से आ गया, यूएस से आ गया, तो जो सामान पहले अब मान लीजिए 10,000 का था, तो पहले वो सामान 50,000 का था, क्योंकि उनका कार्ट्रिज इतनी महंगी होती थी बाई ईयर। अब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लग गई, तो जो 50,000 की चीज थी वो 10,000 में होने लगी। तो अगर उसे हम स्टूडेंट को, हम लोग ये स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को, ये इन सब डॉक्टर मतलब इन लोगों को मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज हम वहाँ बनाए, पैरामेडिकल कॉलेज बनाए, फार्मासिस्ट के कॉलेज बनाए, नर्सिंग के कॉलेज हम लोग करें, तो ये धीमे धीमे इन चीजों पे मतलब इसमें बहुत समय लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा। और पहले की स्थिति में अजय जी, आपकी स्थिति में बहुत बदलाव हो गया है। अब उत्तराखंड में डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। अगर आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ऋषिकेश से लेके आपका ऑल वेदर रोड बन रही है, करीबन 12,000 करोड़ की ये जो रोड बन रही है, ये इसी तरह से पिथौरागढ़ से लेके मानसरोवर के लिए भी ये 4 लेन की रोड है, कि ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में, इतनी बड़ी ये रोडें बन रही है। जब ये रोडें बनेंगी तो स्वाभाविक है कि इसके आसपास के गांव डेवलप होंगे, इन्वेस्टर आएगा, है ना, तो हॉस्पिटल बनेंगे, होटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, है ना। और साथ साथ में आपको एक ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक जो 16,000 करोड़ की एक जो रेल योजना बन रही है, जिसने 2024 तक इस रेल को बनना है, ये इसकी लंबाई करीबन अजय जी 124 किलोमीटर से इस रेल जो ये ट्रेन की इसकी लंबाई है, और मात्र 25 किलोमीटर ये ओपन में है, और 100 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड पहाड़ों के अंदर ये केवल कर्णप्रयाग आपको चली जाएगी। मान लो आप दिल्ली में बैठ गए, रात को आप यहाँ 9 बजे बैठे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो सवेरे आप 7-8 बजे आप कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो दिक्कतें पहले ये होती थी कि लोग आना जाना, बहुत सारी चीजें होती थी। तो अभी जो छोटी छोटी सुविधा अब हो रहा है, उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, और यह है कि जो लोग सक्षम लोग हैं, उनको अपने गांव, अपने तहसील में कुछ ना कुछ छोटा छोटा इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे छोटे कारोबार लगाने चाहिए, छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए। जी सर। सर, ये जो क्वेश्चन है वो कई लोगों के मन में है, और जो मैं आपसे करने वाली हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति पैरामेडिकल के क्षेत्र में किसी तरह की भी अगर वो जानकारी लेना चाहता है, तो वो कहाँ से संपर्क कर सकता है, या जानकारियां हैं वो किस तरह से जुटा सकता है? इस बारे में कुछ बताएं आप ऐसा देखिए, इसमें तो बेसिकली जैसे हम बेसिकली इसमें उत्तराखंड में आप गूगल एक ऐसी चीज है, इसमें आप सर्च करिए कि पैरामेडिकल कॉलेज इन उत्तराखंड में, आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे कॉलेज के लिस्ट आ सकते हैं। आपको अगर लगता है कोई जानकारी आपको चाहिए, तो हम लोगों को जो हमारी www.dpmaindia.com है, हमारे इसमें काउंसलर है, वो आपको बता सकते हैं भी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो हमारे काउंसलर्स है, उनसे आप ले सकते हैं ना। तो बच्चा कोर्स कहीं भी करे, लेकिन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये है कि उत्तराखंड के रिलेटेड है, उत्तराखंड गवर्नमेंट्स का जो इनकी वेबसाइट है हेल्थ केयर की, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे वेब पोर्टल्स है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जी सर। सर, आगे मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अगर लेबोरेटरी की अगर लगाने की बात आए, तो किस तरह की जो दिक्कतें या परेशानियां हैं वो सामने आ सकती हैं? देखिए, कोई भी लैब को स्टार्ट करने के लिए, जो डायग्नोस्टिक सेंटर हम कहते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, नंबर 1 तो पैथोलॉजिस्ट होता है ना, और प्लस टेक्नीशियंस होते हैं, और आप लैब्स हैं बहुत सारे, जितने उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसमें करीबन आप अगर देखें तो 8 से 10 लाख रुपए की लागत में आप अपना एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने दिल्ली एनसीआर में देखा होगा, लाल पैथ लैब है ना, लाल पैथ लैब का नाम सुना होगा। तो ये जितनी भी लैब होती है, फ्रेंचाइजी ऑलरेडी करते हैं, जो कि सारे वहाँ ऑलरेडी सैंपल कलेक्शन ये लोग करते हैं, और बाकी उसके बाद जो सैंपल के बाद ये जो इनका मेन लैब होती है, जैसे द्वारिका में है इनकी, या गुड़गांव में है,
वहाँ ये लोग टेस्टिंग करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अगर आपको लगता है कि आपको एक लैब स्टार्ट करनी है तो उसमें आपको एक पैथोलॉजिस्ट प्लस कुछ टेक्नीशियंस के सहयोग से आप अपने एक लैब डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू कर सकते हैं। जी अजय जी, जी आपके मैम। पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन आए हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप सर से कर सकते हैं। मैम क्वेश्चंस मैम, बेसिकली हमारा तो खैर सबसे बड़ा हम यही है कि एक प्रयास रहता है अपने अपने लोगों को किसी न किसी क्षेत्र में जानकारी देने का। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि हो सकता है हमारी जो चर्चा के विषय रहे हों वो उनको इस तरीके से ना लगाओ, क्योंकि सर क्या होता है ना, जब मेरे को भूख लगती है तब मुझे खाने की याद आती है, तो ये बड़ी समस्या है। इस समय जिस तरीके से हम आप सभी जानते भी हैं कि कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोग अपने रोजगार से भी वंचित हुए और पहाड़ों में जाके रह रहे हैं, अभी वापसी अपने प्रदेश में गए। तो इस समय काफी लोगों के मन में है कि हम किस क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं, किस तरीके से उत्तराखंड में ही अपने राज्य में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा एक पिछली बार जो हमने मशरूम का कहा था वो व्यवसाय से संबंधित था कि आप स्वरोजगार के ऊपर काम कर सकते हैं। इस बार का जो ये चर्चा रही कि हम जो 10वीं 12वीं करके जो एक माइंडसेट होता है कि बच्चे ने 10वीं कर ली तो आप कम से कम आर्मी के फील्ड में जा सकता है ना, लेकिन क्या हम इसके अलावा कुछ और, जैसे स्वास्थ्य जो मेडिकल इंडस्ट्री है ये इतनी बड़ी है, इतना वास्ट है कि जैसे आपने बताया कि आप केवल यही नहीं विदेशों में भी आप अपना मतलब रोजगार तलाश सकते हैं। और उत्तराखंड तो सर हम कह रहे हैं कि हमारी समस्या है, चाहे सरकारों ने किया जो मर्जी जिस तरीके से कर सका है, लेकिन क्या हम भी अपना 10वीं 12वीं करने के बावजूद अगर हम कुछ कोर्सेज करें, और जो आप कह रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उत्तराखंड, अगर आप देखें छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, ब्लॉक लेवल पे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ जाती है कि स्टाफ नहीं मिलता है। और बेहतर वही होगा कि अगर हमारे यहाँ खुद ही हम उत्तराखंड में पैरामेडिकल मतलब सपोर्टिंग स्टाफ अगर हमने तैयार कर लिए तो काफी स्कोप उत्तराखंड में भी होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में भी आएगा और लोग वहां पे रहने भी लगेंगे। तो ये एक आज इस तरीके का इनिशिएटिव था। आपको इस क्षेत्र में आप उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों से भी परिचित हैं और यहाँ की समस्याओं से भी परिचित थे, इसी वजह से आपसे बात करी। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस अपना कीमती समय दिया और हम किसी भी तरीके से जानकारी अपने व्यूअर्स, अपने लोगों तक, अपने उत्तराखंड के लोगों तक इस जानकारी को ले जाने का एक प्रयास है और वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर इसमें आपकी तरफ से एक सबसे बेस्ट ये है कि आपका क्या संदेश है अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए मेरा एक संदेश है कि बेसिकली वन यूके टीम के द्वारा जो आज ये बहुत अच्छा एक चर्चा हुई और इस चर्चा में हम लोगों के है कि जो वहाँ का युवा है वो क्या करे, या जो लोग युवा वहाँ पे हैं, जो मैं ये कहता हूँ कि पैरामेडिकल साथ उनको लगता है कि किसी और फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, है ना, तो चाहे वो होटल इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी देश के मुंबई या अन्य प्रदेशों से लोग वहाँ आज उत्तराखंड जा चुके हैं। मैं उनको इतना कहूंगा कि देखिए अपने पे आगे बढ़ने के लिए दो ही चीजें बहुत जरूरी होती है, वो है पहले है कि हिम्मत, है ना, और दूसरी हमारे पास ऑलरेडी बाय बर्थ होती है वो है मेहनत। हमारे पास मेहनती तो हमें है लेकिन हिम्मत नहीं होती। हम सोचते हैं कि कहीं यार ये जो 50,000 कमाया ये भी चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। तो जिस दिन पहाड़ का व्यक्ति रिस्क लेना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है कि व्यापार में उससे आगे मतलब कहते हैं कि मारवाड़ी भी पीछे रह जाएंगे। जी जी। तो हमें हिम्मत होनी चाहिए। और मैं टूरिज्म की बात करूं, आपने कहा कि टूरिज्म में देखिए आज की डेट में कोई यात्री अगर वो बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने आता है तो वो टेम्पो ट्रैवल आता है, टेम्पो ट्रैवल में ही अपने ऊपर वो गैस भी ले जाएगा, सामान भी ले जाएगा, रास्ते में टेम्पो वही खाना बनाएगा, वही खाना खाते हैं। तो उनको क्या जरूरत है उनको कि वो आखिरी वो अपना इतने सब चीजें सिलेंडर से लेके इतना क्यों लेके आते हैं। तो अगर हम अपने जो होटल्स हैं, मैं कहता नहीं हम 5 स्टार होटल बनाए या बहुत बड़े रेस्टोरेंट बनाए, हम चाहे ढाबा बनाए, साफ सुथरा ढाबा होना चाहिए,
चाहे हम अपने जो पत्तल होते हैं ना, कौन से जो शादी ब्याह में पत्तलों में हम खाना खिलाते थे, याद है? माल पत्ता माल पत्ता से कुछ बोलते चाहे हैं। हम अपने, देखो, हम दक्षिण भारत में चले जाए, आप तिरुपति बालाजी चले जाइए या आप तमिलनाडु चले जाइए, जी वहां जी के होटलों में केले के पत्ते में खाते हैं लोग, बड़े आनंद जी से जी खाना खाते हैं। जी ठीक जी है, तो चाहे हम माले के पत्ते में लोगों को खाना दे, लेकिन वो खाना हाइजीनिक होना चाहिए। हमारा बनाने का तरीका सब कुछ है ना, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, है ना। पानी कहाँ, पानी के जो है चीजें, तो ये छोटे छोटे अगर हम प्रयास, हम चाय की दुकान अगर बेच रहे हैं, चाय भी है तो हमारे पास कुल्हड़ वाली चाय होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, क्यों नहीं आएगा कस्टमर? थोड़ा सा हम लोग जानते, मेहनत करते हैं, सब कुछ है, नॉलेज है, थोड़ा सा उसको चमकाने की, पॉलिश करने की जरूरत है। और जिस जी दिन हम जी पॉलिश करना शुरू हो जाएंगे, उस दिन हम लोग आगे जाएंगे। उत्तराखंड में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं आने वाले टाइम में। जिस तरह से मैंने कहा ऑल वेदर रोड का आपको बताया, कर्णप्रयाग जो रेल यात्रा का हमने बताया, और जिस तरह से उत्तराखंड मतलब आगे बढ़ रहे हैं आज पूरा, तो आज जिस तरह यहाँ के लोग पूरी दुनिया में हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरह उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों को छोटा छोटा प्रयास करके हम लोगों को करना पड़ेगा। मेरा क्या भूमिका हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरे उत्तराखंड की चिंता नहीं करूं, मैं केवल अपने गांव की चिंता करूं। मैं अपने गांव के लिए कर सकता हूँ। हम अपने गांव में, मैं आपको बताता हूँ, मेरा गांव पौड़ी से 15-16 किलोमीटर आगे है। मैं हर बार हमने रखा हुआ कि मुझे अपने इनकम का कुछ हिस्सा हम हर साल अपने गांव में लगाते हैं। और हमने वहाँ के मंदिर से लेके अपने अपने जो हमारा घर है बड़ा, अगर हम देखें तो उसमें हमने बड़ा वहाँ के कुछ न कुछ लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, और छोटा छोटा प्रयास हम अपने गाँव में कर सकते हैं। पूरे उत्तराखंड के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने गाँव से शुरुआत कर सकता हूँ। और जिस दिन हर कोई छोटा छोटा अपने गांव से शुरुआत करेगा, और ऐसे पूरे उत्तराखंड के गांव में काम शुरू होगा, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। और हम आज देश में देखिए, अजीत डोभाल जी से लेके विपिन रावत जी से लेके ऐसे 11-12 बड़े अधिकारी हैं जो भारत सरकार में है। उत्तर प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो हाथ कहाँ नहीं है। हमारे जो यंग ब्लड है, अजय जी देखो आईटी फील्ड के इतना एक्सपर्ट है, सिंपल साधारण रहते हैं, लेकिन ये भी अपने फील्ड के बहुत मास्टर है। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं साथी दिल्ली एनसीआर में जो अपने फील्ड के मास्टर हैं। लेकिन ये हमारी पहचान है कि हम बिल्कुल सिंपल साधारण रहते हैं, लेकिन हम सबको मिलके अपने पहाड़ को करना चाहिए। और जिस फील्ड में हम लोग हैं, हमें उसमें रिस्क लेना चाहिए। रिस्क मीन्स हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम अपना शुरू कर सकते हैं। हम जीवन भर हम लोग जहाँ, ये जो डर है ना, ये डर का हमें आगे नहीं बढ़ने देना। जिस दिन हमारे डर खत्म हो जाएगा, हम बहुत अच्छा आगे बढ़ देंगे। और हमारा उत्तराखंड भी व्यापार में भी बहुत सारे लोग आगे आएंगे, आगे आ रहे हैं, आगे और आएंगे, है ना। और डॉक्टर विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार कि जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया और वन यू की टीम पे पेज पे आप लाइव आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वन यू की टीम का भी धन्यवाद। बिजी आपका, आपका यशोदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय उत्तराखंड। ओके। अजय जी, जैसा कि देखा कि आज की जो चर्चा थी वो काफी सही रही है, और आगे इसी तरीके से हर शनिवार को किसी न किसी चर्चा का जो विषय है हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो इसी के साथ जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बचेती सर का भी और आपका भी, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और लोगों के कुछ प्रश्न है, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से बार में बीच बीच में एक्चुअली कॉल आने लग गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई, वो हम ले नहीं पाए। लेकिन डीपीएमआई के बारे में उन्होंने पूछा, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जितना भी, अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी या कोई संदेह है, तो डीपीएमआई की वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं, और उन्होंने यहाँ पे सर का नंबर भी डाला हुआ है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स ने इस तरीके से लिखा है कि एडमिशन प्रोसेस और ये सब चीजें बताएं, तो आपको ये डेफिनेटली जानकारी वहां पे मिल पाएगी, वहां कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। जी, ज्यादातर मैम इसी से संबंधित लोगों के सवाल हैं। किसी साथी ने ये कहा, गढ़वाल में क्यों ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से क्यों सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में देखिए, ये मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है। हमें किसी भी चीज की जानकारी, सबसे बड़ा अभाव होता है जानकारी ना होना। हम लोगों का प्रयास होता है कि आपको जानकारी दे दें, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
कभी भी है प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आएगा। जी हाँ, वन यूके टीम आपके लिए इतना जरूर जानकारी दे रही है कि आपको कुआं कहां जाके मिलेगा, आपको कुआं किस डायरेक्शन में मिलेगा, आपको पानी कहां जाके मिलेगा, लेकिन जाना आपको ही पड़ेगा। अगर जी जी आपको ये लग रहा है कि वन टीम या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक संस्था, इवन सरकार भी अगर आपके पास कुआं लेके आ जाए, ये संभव नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस तरीके से जगना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अगर देखना है, हाँ जानकारी नहीं है, वो जानकारी जुटाने के लिए मेरे पास आज की डेट में क्या रास्ते हैं, हम उनका प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और जितने भी व्यूअर्स साथ में जुड़े, अगर आप लोगों को लगता है कि ये उचित जानकारी है जिससे हमारे जो युवा लोग हैं वो जल्द ही इस क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं। किसी साथी ने शायद यहाँ पे लिखा था कि ये जो ट्रेनिंग और कोर्स है ये एक लंबे टाइम का है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आप अगर खेती भी करते हैं तो उससे पहले आपको जोतना पड़ेगा, अच्छे से उस मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ेगा, फिर बुआई करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, और तब जाके फसल कहीं 3-4 महीनों में, 6 महीने में जाके आपको उसकी फसल मिलेगी। तो जब वेट हम तो करना स्वरोजगार पड़ता की है भी बात, हाँ जी, वेट करना बिल्कुल पड़ेगा उसमें तभी भी फल मिलेगा। संयम से काम लीजिए, संयम जी बहुत जरूरी है, और अपना निरंतरता बना के रखिए। हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है चाहे हमारे इस चर्चा से एक व्यक्ति ने भी अगर फायदा लिया होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। और इन्हीं जी शब्दों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड भारत मैम। जय उत्तराखंड। थैंक यू।